कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। अगर आपको अचानक असली जिंदगी में कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छे काम या बुरे काम? शायद आपने सोचा हो, पर ये के साथ ऐसा सच में हुआ है। ये है हाल ही में आई कोरियन फिल्म हाई फाइव की कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के शौकीन हैं और इनके एक्सप्लेनेशन हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कोरियन ड्रामा हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल से। वहाँ एक रहस्यमय मरीज को लाया जाता है जिसके हाथ पर एक अजीब सा टैटू बना होता है। डॉक्टर कहते हैं लगता है इसने आत्महत्या की है। एक दूसरा डॉक्टर बोलता है चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इतिहास की किताबों में देखा होगा। अब डॉक्टर उस आदमी के शरीर से उसके 6 ऑर्गन्स निकालते हैं क्योंकि मरने से पहले उसने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की इच्छा जताई थी। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। ऑपरेशन रूम से नर्स की चीख सुनाई देती है। डॉक्टर भागते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस आदमी का शरीर धीरे धीरे हवा में घुल रहा है और वह जैसे गायब हो रहा है। सभी डर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसके ऑर्गन्स का क्या हुआ, क्योंकि उसके सुपर पावर्स वाले ऑर्गन्स अब भी बाकी है। फिर सीन बदलता है। एक लड़की वांशिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ अस्पताल में बैठी है। उसकी हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है और उसी मरे हुए आदमी का दिल अब वांशिक के शरीर में धड़क रहा है। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। डॉक्टर भी चकित हो जाते हैं, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वांशिक और उसके पिता एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी उसके पिता उसकी हथेली पर वो अजीब सा टैटू देखते हैं, वैसा ही जैसा उस मरने वाले आदमी के हाथों पर था। वो पूछते हैं ये कब बनवाया? वांशिक कहती है मैंने नहीं बनवाया, शायद ऑपरेशन की वजह से बना होगा। फिर वांशिक कहती है कि उसे ताइक्वांडो सीखना है, लेकिन उसके पिता जो खुद एक मशहूर ताइक्वांडो कोच है वो मना कर देते हैं और भावुक होकर कहते हैं तुम्हारे परिवार के सभी लोग चले गए, अब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि वांशिक के वो असली पिता नहीं बल्कि गोद लिए हुए पिता। दूसरे दृश्य में एक बूढ़ा आदमी है योंगचुन, जो कि एक कल्ट लीडर है। उसे भी उसी मरे हुए आदमी का पैनक्रिया ट्रांसप्लांट किया गया है। सबको लगता है कि वो अब ज्यादा नहीं बचेगा। उसकी बेटी चुनहुआ ये सुनकर एक फोन कॉल करती है और कहती है पापा जल्दी मरने वाले हैं, अब कंपनी मेरी हो जाएगी। लेकिन तभी चौंकाने वाली बात होती है, योंगचुन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। चुनहुआ दुखी हो जाती है। अब उसके हाथ पर भी वही टैटू दिखता है। उधर वांशी फिर अपने पापा के ताइक्वांडो क्लास पहुंच जाती है। फिर से ताइक्वांडो सीखने की जिद लेकर पापा फिर मना कर देते हैं और उसे कुछ पैसे पकड़ाते हैं, ये कहकर कि बाहर जाकर अपना मन बहला लो। तभी वो एक लड़के को पंचिंग बैग पर किक मारते हुए देखती है और मदद करती है, पर जब वो खुद बैग पर किक करती है तो पूरा बैग फट जाता है। जब पिता आकर देखते हैं तो वांशिका जल्दी से इल्जाम उस बच्चे पर डाल देती है। अब कहानी तेजी से रोमांचक हो जाती है। वांशिक अपने नवीन की खोज करने लगती है। वो सड़क पर दौड़ती है और उसे महसूस होता है कि अब उसमें कुछ खास है। इधर चुनहुआ एक डॉक्टर से जाकर बात करती है। उसके पिता के अंदर किसी और के ऑर्गन्स लगाए गए हैं और कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर पहले उस पर विश्वास नहीं करता, फिर बाद में ध्यान देने लगता है। अब आता है एक नया किरदार जिंग। वो एक जासूस जैसा आदमी है जो वांशिक की वीडियोस बना रहा है। एक दिन वांशिक उसे पकड़ लेती है और पूछती है तुम कौन हो, और उसके हाथ पर भी वही अजीब सा टैटू देखती है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर बात करते हैं। यहाँ पता चलता है कि जिंग के शरीर में उस आदमी के लंग्स ट्रांसप्लांट किए गए हैं और अब उसे भी एक सुपर पावर मिल चुकी है। फिर वो वांशिक को अपने सुपर पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। वो बस एक फूंक मारता है और हवा में एक छोटा सा चक्रवात बन जाता है। फिर वो बताता है कि जिस आदमी के ऑर्गन उनके अंदर लगाए गए हैं उसने 6 ऑर्गन्स दान किए थे, यानी कि उनके जैसे और भी 4 लोग हैं जिनमें अलग अलग शक्तियां होंगी। कहानी में एक नया किरदार आता है डोंग। उसके शरीर में उस आदमी की आंखों का ट्रांसप्लांट किया गया है। वो सिर्फ चुटकी बजाकर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कंट्रोल करता है। वो इस शक्ति का इस्तेमाल कसिनो में करता है और जुए की मशीनें कंट्रोल करके ढेर सारा पैसा जीतता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वांशिका और जिंग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ एक महिला आती है सानियो। वो उन्हें एक एनर्जी ड्रिंक दिखाती है और कहती है मैंने कुछ दिन पहले किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और ये ड्रिंक पीते ही एकदम ठीक हो गई।
उन दोनों को शक होता है, क्या सानियो के अंदर भी उस आदमी के ही ऑर्गन है। वे उसके हाथ पर टैटू ढूंढते हैं लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद उसकी कमर पर वही टैटू दिखता है। अब ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वांसिका और जिंग उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी ताकत क्या है, लेकिन सानिया खुद नहीं जानती कि उसमें कौन सी शक्ति है। इसी बीच डोंग वहां पहुंच जाता है। वो सबके मोबाइल फोन और आसपास के इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल करता है और सबको अपनी ताकत दिखाता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद सानियो डोंग को टीम का लीडर बनाने की बात करती है, लेकिन जिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। कहानी में एक बार फिर यांगसू को दिखाया जाता है। उसका दोस्त उसकी कंपनी खरीदना चाहता है लेकिन वो मना कर देता है। इस पर दोनों में कहासुनी हो जाती है। गुस्से में यांगसुन अपने दोस्त को छूता है और तभी उसके दोस्त की मौत हो जाती है। उसी पल यांगसुन की उम्र थोड़ी कम हो जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसकी शक्ति है दूसरों से जीवन ऊर्जा सूखना। ये देखकर चुनहुआ भी हैरान रह जाती है। यांगसुन एक पेड़ को छूता है और वो पेड़ भी खड़ा खड़ा सूख जाता है। अब हम मिलते हैं याक्सुन से, एक कंपनी का मैनेजर। वहाँ एक कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी डर जाते हैं लेकिन याक्सुन चुपचाप जाकर उस कर्मचारी को छूता है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यहाँ से साफ हो जाता है कि याक्सुन ही वो छठा व्यक्ति है और उसके शरीर में उस आदमी का लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है। जब भी वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है उसे पानी पीना पड़ता है। अब चुन्हो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार करो जिसे उस व्यक्ति के ऑर्गन मिले हैं। दूसरी तरफ वानसिक, जोंग और सन्नियो डोंग का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें उसका एक लोकेशन मैसेज मिलता है। अब दिखाया जाता है कि डोंग कुछ गुंडों के कब्जे में है जो उससे पैसे वसूलना चाहते हैं, लेकिन डोंग लगातार ताली बजा बजा कर उन्हें मैसेज भेज रहा होता है। तीनों दोस्त वहां पहुंचते हैं। जोंग सीधे टॉयलेट की ओर भागता है। वांसिका गुंडों से कहती है उसे छोड़ दो, लेकिन गुंडे हंसकर मना कर देते हैं। तभी जोंग टॉयलेट से लौटता है। वांसिका उसके नाक में एक स्ट्रॉ घुसा देती है और जोंग के एक जोरदार छींक के साथ सभी गुंडे डरकर भाग जाते हैं। तीनों किसी तरह डोंग को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। इन सब झगड़ों से जिंग नाराज हो जाता है और डोंग को ताना देता है। डोंग भी गुस्से में आकर कह देता है कि जोंग ने अपने दोस्त के पैसे खाए हैं। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वांसिका और सानिया उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वांसिका जोंग से कहती है, दोस्ती की कसम झगड़ा मत करो, लेकिन जोंग कहता है, तुम कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए साथ था क्योंकि तेरा कोई दोस्त नहीं था। ये सुनकर वांसिका का दिल टूट जाता है और वो घर जाकर रोने लगती है। उसके पिता पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वांसिका धीरे से कहती है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, कोई मुझसे रिश्ता क्यों रखेगा, और अब आपको भी मेरे पिता बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी बीच चुनहुआ को अब इन सभी सुपर पावर लोगों के बारे में पता चल चुका है। वो अपने आदमियों को आदेश देती है कि सबको किडनैप कर लिया जाए। अब हम देखते हैं कि जोंग को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो वांसिका के पास खड़े होकर माफी मांग रहा है। वो कहता है, मैंने अपने दोस्त के पैसे नहीं चुराए, असल में किसी तीसरे आदमी ने हम दोनों के पैसे ले लिए, पर मेरा दोस्त मुझे दोषी समझता है। कल रात मैंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में था, दिल से नहीं। अब सीन बदलता है। याक्सुन की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाती है। बाहर खड़े होते हैं वांसिका, डोंग और सानियो, जो ये सब देखकर डर जाते हैं। अंदर याक्सुन देखता है कि एक कर्मचारी गैस चैम्बर में फंसा हुआ। वांसिका दौड़कर चैम्बर के एक दरवाजे को लात मारकर तोड़ देती है, लेकिन दूसरा दरवाजा बहुत मजबूत होता है। तभी डोंग ताली बजाकर उस दरवाजे को कंट्रोल करता है और खोल देता है। वो उस व्यक्ति को बाहर निकालते हैं और याक्सुन अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देता है। ठीक उसी समय याक्सुन के हाथ पर भी वही रहस्यमयी टैटू देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो भी उन्हीं की टीम का हिस्सा है। लेकिन इस ताकत को इस्तेमाल करने के बाद याक्सुन बहुत कमजोर हो जाता है और पानी मांगता है। डोंग पानी लेने जाता है, लेकिन तभी एक और ब्लास्ट होता है और चारों तरफ गैस फैलने लगती है। सभी लोग बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन सानियो देखती है कि डोंग वहां नहीं है। वो वापस अंदर भागती है। डोंग जब पानी लेकर आया तो वहां कोई नहीं होता। गैस से बेहाल होकर वो बेहोश होने ही लगता है कि तभी सानियो उसे किस करके सीपीआर देती है और धीरे धीरे डोंग को होश आने लगता है। अब हम इन पांचों दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए और बातें करते हुए देखते हैं। अब आता है एक बड़ा खुलासा।
याकसुन और यांगसुन दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं। याकसुन उसी कंपनी में बतौर मैनेजर काम करता है जिसका मालिक खुद यांगसुन है। वो याकसुन के हाथ पर वही टैटू देख लेता है और पूछता है, क्या हाल ही में तुम्हारा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था? वो हाँ में जवाब देता है। बस फिर क्या था, उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब यांगसुन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके याकसुन की ताकत चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तभी उसे समझ आता है कि दूसरों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और याकसुन का कुछ हिस्सा निकालकर यांगसुन के शरीर में डाल दिया जाता है। अब यांगसुन को भी याकसुन जैसी शक्ति मिल जाती है। इसके बाद यांगसुन वांशिका को छोड़कर बाकी सभी को किडनैप कर लेता है। जब वह वांशिका को पकड़ने आता है तो उसके पिता सामने आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वांशिका पीछे से उन पर धावा बोलती है और दोनों मिलकर गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं। यह हुआचुन अपने पिता को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसका पिता जो पहले बूढ़ा था अब जवान हो चुका है। उसके बाद यांगसुन जब नहाने जाता है तो वहां वो एक रहस्यमयी धुंधली आकृति देखता है जो उसे अपनी ओर खींचने लगती है। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाता है और अचानक खुद को बाथरूम में पाता है। वो समझ नहीं पाता कि यह हकीकत था या भ्रम। अब हम देखते हैं कि जोंग, दोंग और सानियो को एक चैम्बर में बंद कर दिया गया है। दोंग के हाथ बांध दिए गए हैं ताकि वो चुटकी न बजा सके, लेकिन वो अपने पैरों से चुटकी मारने की कोशिश करता है। कई बार असफल होने के बाद अंत में सफल हो जाता है। उसी समय उसे बाहर ले जाया जा रहा है। तभी वो अपने पैरों की उंगलियों से चुटकी बजाकर वांशिका को अपनी लोकेशन और मैसेज भेज देता है। साथ ही जोंग और सुनियो के दरवाजे का लॉक भी खोल देता है। उधर जैसे ही वांशिका निकलने वाली होती है उसके पिता सामने आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उसके पिता पहले से जानते थे कि उसके बेटे के पास सुपर पावर्स है और वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वांशिका अपने पिता के साथ अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। अब कहानी पहुंच जाती है यांगचुन के पास। वो एक बड़े से हॉल में अपने समर्थकों के सामने खड़ा होता है और खुद को ईश्वर घोषित करता है, लेकिन सामने खड़े लोग उसके बात पर हंस पड़ते हैं। किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता। तभी गुस्से में आकर वो एक दीवार पर जोर का मुक्का मारता है और दीवार टूटकर बिखर जाती है। लोग चौंक जाते हैं। फिर यांगचुन कुछ अपाहिज और बीमार लोगों को छूकर उन्हें चमत्कारी ढंग से ठीक कर देता है। अब तो वहां मौजूद हर कोई उसके कदमों में गिर जाता है, उसे भगवान मानने लगता है। तभी वहां पहुंचते हैं वांगसिक और उसके पिता। यांगचुन वांगशिक को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम बहुत सुंदर हो। फिर वो वांगसिक के पापा की ताइक्वांडो की कला की तारीफ करता है और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांगशिक उसके हाथ पर वही रहस्यमय टैटू देख लेती है जो उन सभी लोगों पर होते हैं जिन्हें उस डोनर का ऑर्गन मिला था। गुस्से में आकर वांगशिक उसे एक जोरदार किक मारती है और यांगचुन का हाथ टूट जाता है, लेकिन यांगचुक पानी के घूंट पीते ही उसका हाथ फिर से ठीक हो जाता है और अब वो कहता है कि मुझे वांगसिक का दिल चाहिए। तभी वहां पहुंचते हैं जिंग और सानियो। वो वांगसिक को वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। यांगचुन गुस्से से लाल हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। सानियो से पूछती है, हमारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? यांगचुन अपने हाथ पर बने टैटू को घूरते हुए कहता है, मैंने उन्हें खा लिया। ये सुनकर वांगशिक के पापा यांगचुन को मारने दौड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें हवा में उड़ा देता है। वांगशिक किसी तरह अपने पापा की जान बचा लेता है। अब शुरू होता है वांगशिक और यांगचुन जबरदस्त युद्ध। शुरू में वांगशिक यांगचुन को अच्छी टक्कर देती है, लेकिन धीरे धीरे यांगचुन भारी पड़ने लगता है। इसी बीच जिंग यांगचुन की तरफ जोर से फूंक मारता है और यांगचुन उड़कर गिर जाता है। असल में उस वक्त सानियो ने जिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और यही सानियो की सुपर पावर है। वो किसी की भी ताकत को डबल कर सकती है। लेकिन यांगचुन फिर उठता है और वांगशिका को हवा में उछाल देता है। फिर जिंग को हल्की से टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सानियो के पास जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है। वो उसे भी ताकत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर उसे वही भ्रम दिखने लगता है। वो डर के मारे सानियो से दूर छटक जाता है। उधर डोंग जो अब तक घायल था, बाकी बचे सुपर पावर का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर लेता है और वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। अब सानियो की मदद से उन सब की ताकत कई गुना बढ़ चुकी होती है और वो सभी मिलकर यांगचुन के वार को पलट देते हैं और उसके जबरदस्त पिटाई करते हैं। वे उसके सारे सुपर पावर्स वापस ले लेते हैं और आखिरकार वांगशिक के पापा उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। यांगचुन अब एक कमजोर बूढ़ा बन चुका है।
सभी थके हुए मगर मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठते हैं। अब पांचों मिलकर टीम का एक नाम रखते हैं, हाई फाइव। और इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन जाते जाते ये फिल्म कई सारे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि वो ऑपरेशन थिएटर पे वो ऐतिहासिक बूढ़ा आदमी कौन था जो अपने ऑर्गन डोनेट करने के बाद हवा में घुल गया, और वो क्या शक्ति है जो बार बार यांगचुन को दिखाई देती है। इन सब के सवालों के लिए हमें इस मूवी के पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा, जो रिलीज होते ही हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, कल एक और नई कहानी लेकर आने का वादा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।